नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शेयर बाजार के एक बेहद दिलचस्प पैराडॉक्स यानी एक बड़े विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है KEI इंडस्ट्रीज की। एक तरफ तो कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ फाइनेंशियल नंबर्स नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट का रिएक्शन एकदम चौंकाने वाला रहा है। जब किसी कंपनी के नतीजे इतने शानदार हों और फिर भी उसका स्टॉक गोता लगा जाए, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। 42.5%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये KEI का तीसरी तिमाही का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है। आज के मैक्रो इकोनॉमिक माहौल को देखें, जहां ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने मार्जिन्स को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वहां पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में लगभग आधी वृद्धि दर्ज करना वाकई असाधारण है। इतनी बड़ी उछाल किसी भी कंपनी के लिए एक शानदार बुल नैरेटिव सेट करने के लिए काफी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। इतने जबरदस्त मुनाफे और बेजोड़ ग्रोथ के बावजूद ट्रेडिंग के दौरान KEI का शेयर 5% तक गिर गया। जरा सोचिए, प्रॉफिट के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। और यही आज का हमारा मेन पैराडॉक्स है। इन्वेस्टर्स ने इतने अच्छे नतीजों पर स्टॉक को बेचा क्यों? इसी मिस्ट्री से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरे सिनारियो को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। Q3 अर्निंग्स में आया उछाल, ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे एक्सपोर्ट्स और हाउसिंग, फ्यूचर का कैपेसिटी एक्सपेंशन, वॉल स्ट्रीट का वो डाउनग्रेड जिसने सबको चौंकाया, और आखिर में कंपनी का आउटलुक और वैल्यूएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं Q3 अर्निंग्स के उछाल से और देखते हैं उन ठोस आंकड़ों को जिन्होंने सबसे पहले इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाया था। इन शानदार आंकड़ों के पीछे की डिटेल्स बहुत दिलचस्प हैं। नेट सेल्स करीब 20% बढ़कर 2,954 करोड़ रुपए हो गई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39% उछला है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है एबिटा मार्जिन। EBITDA मार्जिन का 10.3% से बढ़कर 12% हो जाना। ये 2 वजहों से हुआ। पहला, रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों का बोझ ग्राहकों पर आसानी से पास कर देना, और दूसरा, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिक्स। मतलब कंपनी अब सिर्फ कम मार्जिन वाले वायर्स नहीं बेच रही है, बल्कि हाई मार्जिन वाले स्पेशल केबल्स की सेल पर फोकस कर रही है। अर्निंग्स कॉल के दौरान मैनेजमेंट का एक बयान पूरी स्थिति को एकदम क्लियर कर देता है। उनका साफ कहना है कि रॉ मटेरियल महंगे होने के बावजूद डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जब किसी कंपनी के लिए ग्रोथ की रुकावट मार्केट की डिमांड नहीं, बल्कि उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बन जाए, तो समझ लीजिए कि उस ब्रांड की प्राइसिंग पावर और मार्केट में उसका दबदबा कितना मजबूत है। अब यह सवाल आना लाजमी है कि यह अभूतपूर्व डिमांड आखिर आ कहां से रही है। आइए उन सेगमेंट्स को देखते हैं जो इस ग्रोथ के असली इंजन बने हुए हैं। और ये आंकड़े एक बहुत ही रोमांचक तस्वीर पेश करते हैं, जहां वायर्स और केबल्स के ओवरऑल रेवेन्यू में 19.5% की एक सॉलिड ग्रोथ हुई। वहीं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या कहें EHV केबल्स में 82.1% का विस्फोटक उछाल आया है। और अगर इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो 95.5% बढ़ गया है, यानी लगभग 2 गुना। ग्लोबल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम चल रहा है, उसका सीधा फायदा इन्हीं स्पेशल सेगमेंट्स को मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स तो बेशक कमाल कर रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार भी पीछे नहीं है। कंपनी का B2C डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस तिमाही में 29% बढ़ा है और अब यह उनकी कुल सेल का 55% हिस्सा है। यह बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिटेल सेल एक स्टेबल और लगातार आने वाला रेवेन्यू देती है, जो बड़े B2B एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के अप्स एंड डाउन्स के खिलाफ एक मजबूत कुशन का काम करता है। जब डिमांड इतनी आक्रामक हो तो कंपनी फ्यूचर में इसे पूरा कैसे करेगी? आइए तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन को समझते हैं। इस भारी डिमांड को कैटर करने के लिए सानंद में नए प्लांट का काम फुल स्पीड में चल रहा है। प्लान के मुताबिक अप्रैल 2026 तक इलेक्ट्रॉन बीम इक्विपमेंट चालू हो जाएंगे और अगस्त 2026 में मीडियम वोल्टेज केबल्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। लेकिन असली गेम चेंजर होगा मार्च 2027, जब यह प्लांट पूरी तरह से रैंप अप हो जाएगा और यहां EHV केबल्स बनेंगे। EHV केबल्स इस इंडस्ट्री के लिए एक होली ग्रेल की तरह है। इनमें नई कंपनियों की एंट्री बहुत मुश्किल होती है और मार्जिन सबसे ज्यादा होते हैं। और इस नए प्लांट की जरूरत क्या है? जरा 3,928 करोड़ रुपए की इस पक्की ऑर्डर बुक पर गौर करें। यह इस बात की गारंटी है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू आना पूरी तरह से तय है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ऑर्डर्स अगले 3 से 4 महीनों के भीतर ही पूरे किए जाने हैं।
इतनी तेजी से ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट होना एक बेहतरीन टर्नओवर रेट को दिखाता है, जो कंपनी के बेहद कुशल ऑपरेशंस का सबूत है। तो यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, है ना? अर्निंग्स शानदार हैं, डिमांड जबरदस्त है, नए प्लान्स भी आ रहे हैं। तो फिर स्टॉक गिरा क्यों? चलिए कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वॉल स्ट्रीट का डाउनग्रेड। इस पॉइंट पर आकर मार्केट एक्सपर्ट्स का नजरिया पूरी तरह से बटा हुआ है। एक तरफ पीएल कैपिटल जैसी संस्थाएं हैं जो एक्सपोर्ट्स और हाउसिंग वायर्स के दाम पर इसे बाय रेटिंग दे रही हैं और 5573 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली का रुख थोड़ा अलग है। उन्होंने बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और कमोडिटी की कीमतों को देखते हुए अपनी रेटिंग को इक्वल वेट पर डाउनग्रेड कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की इन चिंताओं को थोड़ा और गहराई से समझें तो मार्केट को डर है कि आने वाले Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ सॉफ्ट रह सकती है। इसके अलावा कमजोर होता रुपया और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें भी मोमेंटम को धीमा कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वायर सेगमेंट में आ रही नई और अग्रेसिव प्रतियोगिता। EHV केबल्स के मुकाबले साधारण रिटेल वायर्स बनाना आसान होता है, इसलिए नए लोकल प्लेयर्स आसानी से मार्केट में आ जाते हैं और इसी डर ने मार्केट में सेल ऑफ ट्रिगर किया। तो फाइनली इस पूरे विरोधाभास को हम कैसे देखें? चलिए फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। करंट वैल्यूएशन की बात करें तो 44.24 का फॉरवर्ड पीई रेशियो बहुत कुछ कहता है। इतने ऊंचे पीई का सीधा सा मतलब है कि मार्केट ने पहले से ही परफेक्शन की उम्मीद लगा रखी है। फ्यूचर की सारी अच्छी खबरें आज के इस प्राइस में पहले ही शामिल हो चुकी हैं। जब कोई स्टॉक इतने महंगे प्रीमियम पर ट्रेड करता है तो मॉर्गन स्टैनली जैसी किसी भी रिपोर्ट की छोटी सी चिंता भी इन्वेस्टर्स में भारी घबराहट पैदा कर देती है। लेकिन मैनेजमेंट इन बेरिश चिंताओं के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका विजन बेहद क्लियर और अग्रेसिव है। उन्होंने FY27 से लगातार 20% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रखा है, जो सीधे तौर पर सानंद प्लांट के फुल कैपेसिटी पर आने से जुड़ा हुआ है। वे अपने एबिटा मार्जिन्स को 11% तक सुधारना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, अगले 3-4 सालों में 2000 करोड़ रुपए का विशाल कैपिटल एक्सपेंडिचर यह साबित करता है कि कंपनी को अपने फ्यूचर पर कितना भरोसा है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ शानदार मुनाफे और बेजोड़ एक्सपोर्ट डिमांड की सच्चाई है, तो दूसरी तरफ ऊंचे वैल्यूएशन और भविष्य के कंपटीशन का डर। जब KEI की नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो क्या वे बाजार में आ रही इस नई प्रतिस्पर्धा को आसानी से पीछे छोड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब ही इस कंपनी की कहानी का अगला चैप्टर तय करेगा।